अस्सलाम वालेकुम। हम बात करते हैं अपने चैप्टर लिक्विडिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट पे और उसके लिए जो डिस्कशन हमारी रहती है उसके ऊपर जो फर्दर डिस्कशन उसको हम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। उससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि जो भी फर्दर अपडेटेड वीडियोज़ हों उसके नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। फिर जब हम बात करते हैं जो हम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर चुके हुए हैं, हम अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट को हमने डिस्कस किया और उसमें हमने ये कहा कि इसमें बेसिकली जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और किसी मिड डेट पे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट आपको लिक्विडिटी शॉक होगा, आपको कोई कैश शॉक जो है वो फेस करना पड़ेगा और आपको री इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होगी। अब हम जो बात करेंगे डेट इज टर्म स्ट्रक्चर ऑफ कैश रिच फर्म्स, कि जो आपकी कैश रिच फर्म्स हैं जिनके पास कैश ज़्यादा आएगा, उनके पास कैश इनफ्लोज ज़्यादा होंगे, उसमें जो है वो उनका टर्म स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। So first, let us define first of all what is a cash rich firm. The cash rich firms are as one that is meant to disgorge money at the intermediate stage. तो कैश रिच फर्म जो है वो ऐसी फर्म है जिसने जो है वो कैश को पेमेंट करनी है, कैश को डिस्पर्स करना है इंटरमीडिएट स्टेज पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो R इज ग्रेटर देन P, का मतलब क्या होता है? डिस्कॉर्ज का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होगा और पेमेंट। So the R is greater than P star. So in particular, R would be greater than or equal to PHR suffices to ensure that the firm is cash rich. तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो फर्म है उसके जो R है, अब सबसे पहले ये कि हमने जो सिंबल्स की बात की थी इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है वो हमने कहा था R स्मॉल r इज व्हाट, दैट इज द शॉर्ट टर्म इनकम, कि जो आपकी शॉर्ट टर्म इनकम हुई है वो R है, एंड दैट P इटैलिक P इज योर इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर जो है वो हम अगर बात करें तो हमने कहा है R वुड बी ग्रेटर देन P स्टार, कि जो R है कैश रिच फंड के लिए जो उसकी शॉर्ट टर्म इनकम है वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है उससे जो है वो ज्यादा होगी। तो इन पार्टिकुलर में ये कहा कि जी सर जी जी सर यहाँ पे हम स्टार क्यों यूज कर रहे हैं? पी स्टार ये जस्ट जो है लाइक ये P स्टार हम यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये जो है वो हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के भी जो है, लाइक हम इसमें ये कह रहे हैं कि आपको ये शॉर्ट टर्म इनकम है और इसके अगेंस्ट जो आपको री इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होगी। So R would be greater than P star. So in particular, we can say that R would be greater than or equal to probability of HR. So हम ये जस्ट एक हम कंडीशन बता रहे हैं कि ये कैश रिच फर्म्स के लिए आपकी कंडीशन क्या होगी। अब उसमें इफ द ऑप्टिमल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म डेट। अब इसमें सबसे ये कि अब चूंकि अब आपको री इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, कैश आपके पास मौजूद है अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके साथ शॉर्ट टर्म डेट को जो है वो यूज कर सकते हैं फॉर री इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये समझते हैं कि हमें ये टेम्परेरी जो है वो हमें अभी री इन्वेस्टमेंट चाहिए, थोड़ा सा कैश हमारे पास कम है और फ्यूचर में जो है वो हमारे पास कैश और आ जाएगा और हमने जो री इन्वेस्टमेंट की है हम इसको पे ऑफ कर सकेंगे, तो आप जो है वो शॉर्ट टर्म डेट भी जो है वहां पे री इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म डेट यूज करते हैं तो वहां पे केस क्या होगा, वहां पे हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी स्मॉल डी यहाँ पे जो है वो हम शॉर्ट टर्म डेट के लिए यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू आर क्या है, इनकम माइनस P स्टार जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। मींस हम ये देखेंगे कि हमारे पास R कितना है और उसमें से हम जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस बन रहा होगा वो हम शॉर्ट टर्म डेट से जो है वो यूज कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। और अगर एंड द लॉन्ग टर्म डेट कैन आल्सो बी यूज्ड टू बी पेड इन द केस ऑफ कंटिन्यूएशन। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वहां पे जो है वो आपको उसको जो है वो
पे करना पड़ेगा। सो इट कैन बी डी इज इक्वल टू आर माइनस बीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। तो इसमें अगर आप ये देखें कि अगर आपने शॉर्ट टर्म डेट लिया हुआ है तो उस डेट के अगेंस्ट आपने पेमेंट क्या करनी है कि जो आपको इनकम हुई माइनस जो आपने री इन्वेस्टमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल हमने चूंकि कैश रिच फर्म की बात कर रहे हैं तो हमने कहा हम एक कहते हैं कि हमारे पास इनकम हुई 2 मिलियन, उसमें से आपको जो इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो 1.5 मिलियन रिक्वायर्ड है। तो आप क्या करेंगे 2 मिलियन माइनस 1.5 मिलियन, बाकी अमाउंट कितनी बची 5 लाख, 0.5 मिलियन, हाफ मिलियन बची, वो आप अपने शॉर्ट टर्म डेट के अगेंस्ट पे ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म डेट है एंड लॉन्ग टर्म डेट टू बी पेड इन द केस ऑफ कंटिन्यूशन, और अगर लॉन्ग टर्म डेट होगा और वो अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो एंड पे जाके आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इन दैट केस डी इज रिप्रेजेंटिंग द लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू आर। अब ये कैपिटल आर है, ये कौन सा कैपिटल आर है? ये वो है जब आप अगर मैं अगेन उसी मॉडल पे आपको वापस ले जाऊं, ये आर है जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपको सक्सेस मिलेगी तो जो फाइनल रिटर्न होगा उसको हम इस कैपिटल आर से शो कर रहे हैं। तो इस केस में जो है अगर आपके पास लॉन्ग टर्म डेट है तो लॉन्ग टर्म डेट की सूरत में जो आपके पास नेट प्रॉफिट बनेगा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। अब यहाँ पे बीटा हमारे पास क्या है? बीटा जो है वो हमारे पास हम हमेशा जो है वो प्राइवेट बेनिफिट की बात कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो है वो हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करते हैं, प्रोजेक्ट कंटिन्यू करता है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा माइनस जो प्राइवेट बेनिफिट के जो चांसेस हो सकते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। सो वी डज ऑब्टेन अ सिंपल थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे एक सिंपल मैच्योरिटी स्ट्रक्चर की थ्योरी डेवलप कर सकते हैं। ये कह सकते हैं नोट फर्दर दैट as the strength of the balance sheet as measured by the value of A, that is assets, changes, only P star changes। तो हम ये कह सकते हैं मैच्योरिटी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अगर अपनी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ को चेक करें, अब बैलेंस शीट स्ट्रेंथ कैसे डिटरमिन होगी? बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ जो है ना वो आपके एसेट्स के लेवल से जो है वो चेक होगी कि आपके पास अगर एसेट्स ज़्यादा हैं तो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और अगर जो है वो हमारी जो एसेट्स की स्ट्रेंथ है, एसेट्स कम है तो बैलेंस शीट हमारी वीक होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो आपका ओनली पी स्टार जो है वो चेंज होगा। मींस अगर हमारे पास एसेट ज़्यादा हैं तो पी स्टार जो आपको री इन्वेस्टमेंट के लिए जो कैश रिक्वायर्ड है वो आपको कम होगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एसेट्स ज़्यादा हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे एसेट्स कम हैं तो हमारा पी स्टार बढ़ जाएगा, पी स्टार इंक्रीज हो जाएगा। तो इन पार्टिकुलर वी कैन से एज ए इंक्रीजेस पी स्टार आल्सो इंक्रीजेस। हम ये कह सकते हैं कि अगर जो है वो हमारे एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे जो पी स्टार होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा। इंक्रीज किस सेंस में हो रहा होगा? हम यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म डेट की पेमेंट करनी है वो कौन सी करेंगे? आर माइनस पी स्टार। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जितनी ये पी स्टार हम कम होगी हम उतना जो है वो एसेट्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, हम उतना जो है वो अपने कैश हमारे पास अवेलेबल होगा। सो कन्वर्सली a balance sheet, a weak balance sheet implies a short maturity structure D would be large। मैं इसको थोड़ा सा फर्दर अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें इन पॉइंट्स को तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको फर्दर जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ भी आएंगे। So this helps to understand why highly indebted firms are more likely to borrow on a short term basis। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेट का लेवल बहुत ज़्यादा है और उसको फर्दर री इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, अगर किसी फर्म में ऑलरेडी डेट लेवल ज़्यादा है और उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए जो है वो
फर्दर री इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, तो मोस्टली जो ये जो फर्म्स होती हैं जिसको हम इंडेप्टेड फर्म्स कहते हैं, जिनका ऑलरेडी जो है वो डेट लेवल ज़्यादा है, तो मोस्टली वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है वो आपका डेट जो है वो ले रही होती हैं। अब वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्यों लेती हैं? क्योंकि उनका ऑलरेडी डेट लेवल ज़्यादा है, तो जो क्रेडिटर्स हैं वो या जो लेंडर्स हैं वो उनके ऊपर और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, तो उनको इंटरेस्ट रेट वगैरह ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, उनको अपनी सिक्योरिटीज को ज़्यादा प्लेज करवाना पड़ेगा, एसेट्स को ज़्यादा जो प्लेज करवाना पड़ेगा। तो इस वजह से मोस्टली वो क्या करती हैं कि वो जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे शॉर्ट टर्म डेट ले रही होती हैं। सो हाईली लीवरेज फर्म्स कैन बी व्यूड एज फर्म्स विद ए वीक बैलेंस शीट एंड सो मस्ट एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी। तो वो फर्म्स जो लीवरेज फर्म्स होती हैं जिनका डेट लेवल ज़्यादा होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी बैलेंस शीट वीक होती है। बैलेंस शीट वीक कैसे होगी? जब हम एसेट्स में से लॉन्ग टर्म डेट को या शॉर्ट टर्म डेट को निकालेंगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो उसकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा होता है। जाहिर सी बात है, जब डेट लेवल ज़्यादा होगा तो जो नेट एसेट्स होंगे, डेट इज एसेट्स माइनस डेट, वो आपके पास लेवल कम आएगा। तो उस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज को जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास लॉन्ग टर्म डेट लेना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, आपको वहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सिमिलरली, if we add another margin of concession in the form of costly collateral pledging, one would find that firms with weak balance sheet borrow on a short term and secured basis. तो हमने इसमें मार्जिन ऑफ कंसेशन भी देखा था कि अगर जो है वो आप अगर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे जाते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और अगर इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, और अगर नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा तो जो बोरोअर है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो कम हो जाएगा। तो उस सूरत में आपकी मिसबिहेव के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से फिर और वहाँ पे लेंडर्स जो है वो आपको उस लेवल पे लेके नहीं आना चाहते होते, इस वजह से जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स होते हैं वो आपको लेंडिंग नहीं करते, कि उनको जो है ये डाउट होता है, उनको ये थ्रेट या रिस्क होता है कि उस सूरत में जो बोरोअर होगा वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा और उनका जो कैश है वो डूब जाएगा। तो इस वजह से जो है वो फिर फर्म्स जो है वो मजबूर होती हैं वो कि वो जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो कम पे करना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग उनके लिए ईजी होगी लेना जो है। तो इस वजह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके बैलेंस शीट वीक होगी, जो आपको जो है इस पोजीशन में होगी कि उनका डेट लेवल ज़्यादा होगा, एसेट्स कम होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली अगर हम उनकी बैलेंस शीट को देखेंगे तो जब भी री इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी वो शॉर्ट टर्म डेट पे जो है वो फोकस कर रही होगी, वो शॉर्ट टर्म डेट के ऊपर जो है वो अपनी फंडिंग को जो है वो ले रही होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद इस सेक्शन में हम बात करेंगे क्रेडिट लाइंस फॉर कैश पुअर फर्म। तो हमने कैश रिच फर्म की बात की कि उनका मैच्योरिटी स्ट्रक्चर क्या है। अब हम जो कैश पुअर फर्म्स हैं, अब हम उनकी क्रेडिट लाइंस की बात करेंगे कि वो अपनी क्रेडिट लाइंस को कैसे डेवलप करेंगी। उनके पास कैश ऑलरेडी शॉर्ट है और अब उनको री इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ गई है, तो किस तरीके से जो है वो अपने री इन्वेस्टमेंट को लेके आ सकती हैं और प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकती हैं। Suppose in contrast that the investment takes a long time to produce income. अब हम उस फंड के लिए बात कर रहे हैं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वहां से जो इनकम आनी है उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे हमने R&D फर्म्स की बात की, या कोई भी ऐसी फर्म जिसमें फौरी तौर पे कैश इनफ्लो होना स्टार्ट नहीं होता, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कैश इनफ्लो होने में। तो अब हम उन फर्म्स के लिए बात करें तो डेफिनेटली जब वो फर्म्स जो है वो हमारे पास मुझे जसीब रहेगा, ये आवाज़ सबको आ रही है? कुछ अभी ये मैसेज आ रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, सुन तक आवाज़ आ रही है? ओके, क्लियर आवाज़ है, ठीक है। तो सर आ रही है आवाज़? राइट, थैंक यू।
अब हम उन फर्म्स की बात कर रहे हैं जो फर्म्स इन्वेस्टमेंट करेंगी लेकिन उनके पास फौरी तौर पे कैश आना जो है वो अभी स्टार्ट नहीं होगा, उनको कैश आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो डेफिनेटली उनके पास कैश की डेफिशिएंसी होगी और उनको हम ये कह रहे हैं कि वो जो है वो कैश पुअर फर्म्स हो। उनके 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 इन्वेस्टमेंट इस तरह की है कि उनके प्रोजेक्ट से कैश आने में उनको थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है, और जब टाइम लगता है तो डेफिनेटली वो कैश पुअर फर्म्स में आएंगे, उनके पास कैश की डेफिशिएंसी है। सो एट द एक्सट्रीम देयर इज नो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, दैट इज आर इज इक्वल टू जीरो। और हमने एक्सट्रीम केस ये लिया कि हमने जो इस मॉडल के अंदर बात की थी कि जी एट टाइम वन, यहाँ पे हमने कहा था कि जी इस टाइम पीरियड पे आपके पास शॉर्ट टर्म इनकम होगी आर। अब कैश पुअर फर्म्स के लिए हम ये कह रहे हैं कि अगर एक्सट्रीम की बात करें तो ये कि आर इज इक्वल टू जीरो, आपकी कोई शॉर्ट टर्म इनकम हुई नहीं है, और जब अभी कोई इनकम आई नहीं है या बहुत कम आई है, बहुत मिनिमम इनकम आई है, तो आपको कैश की डेफिशिएंसी का सामना है। आपकी कैश पुअर फर्म है, कैश ऑलरेडी नहीं है और उसके ऊपर जो है वो अब आपको टाइम वन के ऊपर री इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। कैन द एंटरप्रेन्योर जस्ट वेट एंड सी, that is borrow I at date 0 in exchange for shares in the firm and return to the capital market at date 1 if need occurs। तो क्या अब जो है जो एंटरप्रेन्योर है वो वेट एंड सी अप्रोच लेके चले, जिसका मतलब ये है कि डेट 0 पे वो जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो बारो करे, जिसमें वो फर्म के शेयर्स दे दे या बॉन्ड इशू कर दे, और उसके बाद दोबारा कैपिटल मार्केट में जाए डेट 1 पे के एंटरप्रेन्योर ने स्टार्ट एक्सक्यूज मी सर जी जी सर आपकी आवाज पूरी कट गई है, सब पूरी पॉइंट में जी बिल्कुल क्लियर नहीं आई। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने ये कहा कि क्या एंटरप्रेन्योर, अब दो टाइम है ना हमारे पास। पहले हमारे पास टाइम 0 है जिस पे बोरोअर ने बोरोइंग करनी है और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, तो क्या वो वेट एंड सी अप्रोच में रहे कि वो जो टाइम 0 है उसके ऊपर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट ले, और इन्वेस्टमेंट लेने के बाद जो है वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दे टाइम 0 पे, और वो इन्वेस्टमेंट जो लेगा उसके अगेंस्ट वो या तो शेयर इशू करेगा या लॉन्ग टर्म डेट इशू कर देगा। तो ये तो टाइम 0 का हो गया, और उसके बाद और कोई भी प्लानिंग ना करे, वो ये ना देखे कि जी मुझे कैश इनफ्लो होगा या फ्यूचर में कोई कैश रिक्वायर्ड होगा, बल्कि वो क्या करे, वो ये करे कि वेट एंड सी अप्रोच पे रहे। जब वो टाइम 1 पे पहुंचेगा और टाइम 1 पे अगर उसको दोबारा से जो है वो कैश की जरूरत पड़ेगी तो वो दोबारा से कैपिटल मार्केट में चला जाएगा और फंड्स को जो है वो रेज करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारी वेट एंड सी अप्रोच की जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि वेट एंड सी अप्रोच ये हो सकती है। नाउ लेट अस does assume that the entrepreneur does not plan her liquidity in advance and that the liquidity shock occurs at date 1। और हम इसमें assume कर रहे हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है वो वेट एंड सी अप्रोच पे रहा, उसने टाइम 0 पे बोरो कर लिया आई जो है और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, और उसने ये सोचा कि जब फ्यूचर में जाके दोबारा से अगर री इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी तो उस टाइम पे देखेंगे कि पैसा कहाँ से लेना है, री इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेनी है। अब डेट 1 पे उसने कोई प्लान नहीं किया हुआ था और अब लिक्विडिटी शॉक आ गया है डेट 1 पे। अब क्या होगा? नाउ द एंटरप्रेन्योर नीड्स कैश, एंटरप्रेन्योर को कैश की जरूरत है, री इन्वेस्टमेंट के लिए अब कैश उसको चाहिए। टू रेज कैश ऑन द कैपिटल मार्केट टू पे पी, द एंटरप्रेन्योर मस्ट इशू न्यू शेयर्स एंड देयरबाय dilute हिस्टोरिकल इन्वेस्टर्स। अब उसको क्या करना पड़ेगा? अब उसको जो है वो जरूरत है कैश की। अब वो इस लेवल पे शायद उसको लॉन्ग टर्म डेट वो इशू ना कर सके। उसके रीजन क्या है कि कैश इनफ्लो तो हो ही नहीं रहा, तो बॉन्ड अगर इशू करेगा तो उनको इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगा? 6 माह के बाद या 1 साल के बाद दोबारा से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो नहीं कर सकता। इसी वजह से उसने पहले भी शेयर इशू किए हुए थे कि जी मुझे जो है वो बॉन्ड उसने इशू नहीं किए क्योंकि उसके पास इमीडिएट कैश इनफ्लो नहीं हो रहा।
अब टाइम 1 पे क्या करें? टाइम 1 पे अब वो दोबारा से उसको अब पी अमाउंट चाहिए जो री इन्वेस्टमेंट के अमाउंट है। तो कैश रेज करने के लिए वो क्या करेगा कि उसको न्यू शेयर इशू करने पड़ेंगे, और जब न्यू शेयर इशू करेगा तो हिस्टोरिकल इन्वेस्टर जो है वो डिलूट हो जाएंगे। डिलूट होने का मतलब क्या है? सपोज आपने 1 लाख शेयर इशू किए हुए हैं, और अगर किसी भी इन्वेस्टर के पास जो है वो 10,000 शेयर हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास 10% शेयर होल्डिंग मौजूद है। और अब अगर आप 1 लाख शेयर अब अगर आप जो है वो 1 लाख शेयर और इशू कर दें तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 2 लाख। और जिस इन्वेस्टर के पास पहले 10% शेयर्स थे 1 लाख, अब उसके वो 1 लाख शेयर्स कितने परसेंट बनेंगे? 5%। तो उसकी जो हिस्टोरिकल इन्वेस्टर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग डिलूट हो जाएंगी, वो डिवाइड हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी। तो क्या अब ऐसा किया जाए? तो नाउ अब हम इसको थोड़ा सा हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लेते हैं कि ये डिलूट कैसे होंगी और आपको इन्वेस्टमेंट कैसे रिक्वायर्ड होगी। लेट पी नॉट जो आपने स्टार्ट पे जो इन्वेस्टमेंट किया इज इक्वल टू PH, that is high probability, into R, that is net profit, and if the project is successful, minus B, private benefit, divided by delta P. And to illustrate this dilution, suppose that the entrepreneur faces a liquidity shock of P is equal to 1/2 of P naught. कि आपका जो लिक्विडिटी शॉक आया है वो जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी स्टार्ट पे, उसकी हाफ इन्वेस्टमेंट आपको री इन्वेस्टमेंट के तौर पे चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 लाख रुपया पहले इन्वेस्ट किया है, 10 लाख रुपया कैश लगाया है, तो अब आपको 5 लाख कैश रिक्वायर्ड है। तो मींस जितना भी अब आपको पी कितना रिक्वायर्ड है, आपको टाइम 1 पे पी कितना रिक्वायर्ड है, आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी आपने टाइम 0 पे जो इन्वेस्टमेंट की थी उसकी हाफ अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख थी, 10 लाख इंटू 1/2, तो इसका मतलब है पी कितना रिक्वायर्ड है? 5 लाख, हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल शेयर्स हेल्ड बाय इनिशियल इन्वेस्टर इज इक्वल टू पी नॉट। तो जो आपके इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं उनके जो शेयर्स हैं इट इज इक्वल टू पी नॉट। कि आपने जितनी ये पी नॉट आपने पी नॉट के लिए ये कहने अपने जरा माइक्स म्यूट कर लीजिएगा। अब अपने माइक्स जरा म्यूट कर लीजिएगा, जो भी बैकग्राउंड में जो नॉइसेस आ रही हैं। इसमें हमने ये कहा कि आपके पास जितनी आपने 0 टाइम पीरियड पे इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट की थी उस उतनी अमाउंट की सपोज हम कहते हैं जी एक्सटर्नल शेयर्स थे हमारे पास। नाउ सपोज दैट द नंबर ऑफ शेयर्स इज डबल्ड। जैसे भी हमने डिस्कस किया कि अगर जो है आपने पहले 1 लाख शेयर इशू किए और अब आपने सपोज 1 लाख शेयर्स और इशू कर दिए, तो मींस आपके शेयर्स डबल हो गए। दैट इज as many shares are sold to new investors as already exist। आपने उतने ही शेयर इशू कर दिए जितने ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। सो द वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज हाफ। तो आपके जो करंट शेयर्स थे उनकी वैल्यू हाफ हो गई। द फर्म thereby raises 1/2 of P naught। तो फर्म ने एक्यूमुलेट कर लिया जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का हाफ था, P in cash, and can withstand the liquidity shock। तो आपको जो P वो एक्यूमुलेट हो गया। P कितना था? 5 लाख, क्योंकि पहले आपने सपोज 1 लाख शेयर इशू किए थे और उनकी वैल्यू 1 थी 10 थी, क्योंकि हमने 10 लाख कहा था, 1 मिलियन कहा था। हम ये जूम करते हैं, आप वैल्यूज को लिख लीजिएगा कि आपने 1 लाख शेयर इशू किए थे स्टार्ट पे, और पर शेयर प्राइस जो थी वो आपकी ₹10 थी। तो ₹10 इंटू 1 लाख शेयर आपका 1 मिलियन, 10 लाख आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। अब जो है वो हमें हाफ री इन्वेस्टमेंट चाहिए, मीन्स हमें 10 लाख का हाफ चाहिए। 10 लाख का हाफ कितना आया हमारे पास? 5 लाख रिक्वायर्ड है। और अब क्योंकि वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, पहले जो है वो आपकी वैल्यू जो 10 चल रही थी, इसका मतलब है अब आपकी वैल्यू जो है वो 5 पे आ जाएगी, आपकी वैल्यू डिलूट हो जाएगी।
तो अब आप क्या करेंगे, आप 1 लाख शेयर और इशू करेंगे 5 के, तो आपके अगर 2 लाख शेयर हो जाते हैं, डबल शेयर हो गए आपके, तो आपके पास 5 लाख कैश आ जाएगा। आर इनिशियल इन्वेस्टर्स willing to let themselves to be diluted। इसमें हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जो मेजर पॉइंट है, वो ये वाला है कि क्या जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होंगे जिनके पास जो है वो ज्यादा शेयर होल्डर, जैसे हमने अज्यूम किया कि पहले किसी शेयर होल्डर के पास 10% शेयर थे और न्यू शेयर इशू करने के बाद उसके पास 5% शेयर रह जाएंगे, तो क्या इनिशियल इन्वेस्टर्स कंपनी को या एंटरप्रेन्योर को ये अलाउ करेंगे कि उनकी शेयर होल्डिंग्स कम हो जाएं, डिलूट हो जाएं, डिक्रीज हो जाएं? अब इसका आंसर यस भी हो सकता है और इसका आंसर नो भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि अगर वो नो करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स, तो उसका नेट रिजल्ट क्या होगा, और यस करेंगे तो नेट रिजल्ट क्या होगा। तो हम बेसिकली इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। The value of their share is of course reduced to 1/2 P naught, उनके शेयर्स की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। But contemplate the alternative of liquidating the investment, under which the initial investor receive nothing। अगर इनिशियल इन्वेस्टर ये कहते हैं कि जी हम न्यू शेयर इशू नहीं करने देंगे, वो कहते हैं जी कोई न्यू री इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, न्यू शेयर इशू नहीं करने, क्योंकि फर्म की नेचर ऐसी है, वो कैश पुअर फर्म है, वो डेट से कैश एक्युमुलेट नहीं कर सकती, उसको शेयर्स ही इशू करने हैं। और अगर इनिशियल इन्वेस्टर ये कहते हैं कि जी हम अपनी शेयर होल्डिंग्स को कम नहीं होने देंगे, हम अपनी परसेंटेज को कम नहीं होने देंगे, आप न्यू शेयर इशू नहीं कर सकते, तो क्या होगा, री इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। और अगर री इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो क्या प्रोजेक्ट आगे चल सकेगा? प्रोजेक्ट आगे नहीं चल सकेगा, कंपनी शट डाउन हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट हो जाएगी। उस सूरत में इनिशियल इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा? दे वुड रिसीव जीरो, दे वुड रिसीव नथिंग। एक तो ये अल्टरनेटिव है। तो सेकंड अल्टरनेटिव क्या है कि वो कंपनी को अलाउ करते हैं, वो बोरोअर को अलाउ कर दें कि ठीक है आप न्यू शेयर्स को इशू कर दें और हमारी परसेंटेज कम हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट शायद थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो thus the initial investors are willing to accept the delusion। तो वो जीरो से बचने के लिए वो क्या करेंगे, वो अलाउ कर देंगे कि जी आप न्यू शेयर्स को इशू कर दें और हमारी शेयर होल्डिंग अब 10% की बजाय 5% रह जाएंगी, जो हम एग्जाम्पल में जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टर्स मजबूरी की वजह से अलाउ करेंगे बोरोअर को कि आप ठीक है फर्दर शेयर इशू कर दें ताकि प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहे और हमें कुछ ना कुछ चाहे हाफ प्रॉफिट मिल जाएगा एंड पे जाकर, लेकिन प्रॉफिट मिलेगा तो सही, अदरवाइज जो है वो ये इन्वेस्टमेंट यहीं पे खत्म हो जाएगी और हमें ओवरऑल लॉस जो है वो क्लियर करना पड़ेगा।